मंगलसूत्र। खटाखट 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 टनाटन 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 खटाखट 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 पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, जंगल राज, शैतान की कामयाबी नहीं होगी। कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के। अब की बार नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत एटीजी के एग्जिट पोल में। यह साफ हो चुका है कि नरेंद्र मोदी इतिहास रचने जा रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर हैट्रिक लगाएंगे। एग्जिट पोल से देश की सरकार की पिक्चर क्लियर है, लेकिन आपकी सीट पर कौन जीत रहा है? आपका प्रत्याशी दिल्ली की रेस में है या नहीं है? यह सवाल आपके मन में जरूर होगा और आपकी इसी जिज्ञासा को खत्म करने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत पर शुरू हो रहा है देश की एक एक सीट का एग्जिट पोल। खटाखट और फटाफट आपको अपनी सीट का रिजल्ट मिलेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक एक सीट का एग्जिट पोल, हर एक सीट का एग्जिट पोल आपके सामने होगा। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं खास तौर से गौ पट्टी, हिंदी पट्टी में क्या होने वाला है वो आपको बताएंगे। टाइम्स नाउ भारत पर एक एक सीट का एग्जिट पोल, देश की 543 सीट का एग्जिट पोल, यूपी की 80 की 80 सीटों का रिजल्ट, एक एक सीट की पिक्चर होगी क्लियर। और यहां अब आप अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको अब हिलना नहीं अपनी जगह से। अगर आपको यह जानना है कि आपकी सीट पर क्या होने वाला है, आपका कैंडिडेट जीत रहा है या हार रहा है, अगर आप यह जानना चाहते हैं आपकी सीट पर क्या होने वाला है, तो आप टाइम्स नाउ नवभारत को छोड़िएगा मत। बगैर वक्त गंवाए आपको ले चलते हैं अब एक एक सीट की तरफ, और उन सीटों के संदर्भ में एक सूक्ष्म विश्लेषण भी लेते जाएंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमानों से भी आपका परिचय कराऊंगा। यहां पर अब आपको दिखाई देने वाला है वो जिसका इंतजार आप कर रहे थे। आपको नंबर्स पता चल गए हैं, नंबर्स में सरकार बनती भी नजर आ रही है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी जगह पर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल क्या है ये आप जानना चाहते हैं। और आपकी इस जिज्ञासा के संदर्भ में हम भी पूरी तरीके से चौकन्ने होकर आपको वो दिखाएंगे जो अब आप जानना चाहते हैं। बगैर वक्त गंवाए यूपी के साथ करते हैं इसकी शुरुआत, नॉन स्टॉप एग्जिट पोल्स की शुरुआत। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आपको उस इलाके पर ले चलेंगे जहां पर है कांटे की टक्कर। और खास तौर से कांटे की टक्कर इसलिए क्योंकि इंडी गठबंधन लगातार ये कहता रहा कि जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं वहां हमारा स्कोप बहुत ज्यादा है। तो आइए एक एक करके वहां लेकर चलता हूं आपको। सहारनपुर में क्या होने वाला है इस सीट पर 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कब्जा जमा सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में यह सीट बीएसपी के खाते में चली गई थी। एग्जिट पोल में जो रुझान यहां पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह जाहिर है आप जानते हैं कि सर्वे के आधार पर किया गया यह एग्जिट पोल है। सर्वे कैसे किया गया है, उसका सैंपल साइज क्या है, ये हमारे साथ ईटीजी के जो प्रतिनिधि हैं वो जुड़ रहे हैं और आपको बताएंगे। फिर उसके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सहारनपुर, राघव लखनपाल भारतीय जनता पार्टी वो जीत रहे हैं, इमरान मसूद हार रहे हैं, माजिद अली हार रहे हैं यहां से बसपा के। तो ये है सहारनपुर। क्विकली दूसरी सीट की तरफ ले चलिए। यहां एक एक करके हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, अब कैराना की तरफ हम आपको लेकर आए हैं। प्रदीप चौधरी यहां से भारतीय जनता पार्टी के हार रहे हैं और इकरा हसन यहां से समाजवादी पार्टी की जीत रही हैं, और श्रीपाल राणा बहुजन समाज पार्टी के यहां से उनको भी हार का सामना करना पड़ रहा है। सर्वे हमारा ये बता रहा है, हमारा एग्जिट पोल के मुताबिक। नेक्स्ट सीट जल्दी क्योंकि एक आधे घंटे के अंदर अंदर हमको आपको 55 सीटें कम से कम दिखानी है। मुजफ्फरनगर संजीव बालियान यहां से जीत रहे हैं, हरेंद्र मलिक हार रहे हैं और दारा सिंह प्रजापति भी जाहिर है हार रहे हैं। यह है मुजफ्फरनगर। अभी तक 3 सीटें मैंने आपको दिखा दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खास तौर से जहां पर अब आप जरा बिजनौर की तरफ आइए बहुत जल्दी से। यहां फोटो गलत है, इसको सुधारिए। चंदन चौहान भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं और ये उसको बहुत जल्दी से सुधार कर हमारे सामने लाइएगा। मुरादाबाद सर्वेश कुमार सिंह हार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, रुचि वीरा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यहां से जीत रहे हैं, इरफान चौधरी हार रहे हैं। रामपुर आ जाइए, यहां से हबीबुल्ला नदवी समाजवादी पार्टी के जीत दर्ज कर रहे हैं। जाहिर है घनश्याम लोधी और जीशान खान को
यहां से हार का सामना करना पड़ रहा है। ये संभल की तरफ अब आपको लेकर चलता हूं। अब ये संभल में जियाउर रहमान बर्क परिवार का दबदबा यहां कायम और परमेश्वर लाल सैनी और शौकत अली यहां से हार रहे हैं। मेरठ में अरुण गोविल, ये उनकी जीत होती दिखाई दे रही है। सुनीता वर्मा हार रही हैं, देवव्रत त्यागी हार रहे हैं, अरुण गोविल राम यहां से जीत रहे हैं। ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें जिन पर खास तौर से निगाहें थी। हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमरुज्जमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईटीजी के। सबसे पहले तो मैं ईटीजी के जरिए ये समझ लूं कि ये सर्वे किया कैसे गया, सैंपल साइज क्या रहा और इसमें कितने अर्बन कितने रूरल वोटर्स शामिल रहे। देखिए दिनेश जी, हमने ओवरऑल अक्रॉस इंडिया 4.25 लाख का सैंपल कलेक्ट किया है और हर एक सीट पे, हर एक लोकसभा सीट पे हमारा जो रेंज है वो 700 से लेके 800 के बीच में डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन है। जैसे अगर यूपी की बात करूं तो अपर साइड में हमने 800 सैंपल है पर लोकसभा लिया गया है। इसमें पर लोकसभा में भी हमने असेंबली वाइज उसको बांटा है, असेंबली में इक्वल जो आपका प्रोपोर्शन उसमें बांटा है। और अगर रूरल की बात करें, अगर पूरा अर्बन है तो पूरा अर्बन से लिया गया है, अगर कोई भी लोकसभा जो है, अदरवाइज जो है वो 70-30 का रखा गया है। 70% हमारा रूरल से और 30% जो अर्बन से है। 70% अर्बन, 30% रूरल और अगर अर्बन सीट है तो अर्बन। लेकिन हर्षवर्धन, अभी तक जो आपने देखा इसमें कुछ ऐसा जो अंडरलाइन करने वाला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें जो हमने डिस्कस की अभी? नहीं, मुझे लगता है कि मोटा मोटा जो भी है सहारनपुर में राघव लखनपाल, लेकिन कैराना में मुकाबला बहुत कड़ा है। इतनी आसानी से नहीं कह सकते कि इकरा हसन जीती जाएंगी, लेकिन हाँ उनके पक्ष में चीजें दिख रही हैं। संजीव बालियान की सीट पर एक बात मैं जरूर अंडरलाइन करूंगा, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे इस बार। अजीत चौधरी वो उनके सामने नहीं है, हरेंद्र मलिक उस तरह के नेता नहीं है और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद अब उसमें बहुत कोई गुंजाइश रह नहीं जाती है कि वो चुनाव नहीं। एक मुरादाबाद मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, सर्वेश सिंह का अब निधन हो गया, लेकिन सर्वे दिखा रहा है कि वहां रुचि वीरा जीत जाएंगी। ये भी सीट मुझे लगता है कि बहुत कांटे का मुकाबला होगा, किसके पक्ष में चला जाएगा ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल बात है। तो हर्षवर्धन कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर जहां कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी को आप अभी रूल आउट मत कीजिए। लेकिन कमरुज्जमान साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं, ये जाटों की नाराजगी, किसानों का मुद्दा और ये जो अभी हमारे सर्वे दिखा रहा है, क्या इंडिकेशन है ये? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में जहां आपने डिस्कशन चालू किया था मुस्लिम मेजोरिटी सीट्स पे, जो है उत्तर प्रदेश में 19% कुल आबादी है मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में, जहां पे लगभग मेरा अंदाजा है 24 एक सीट में जहां पे निर्णायक भूमिका है इन सीटों में। वहां पे मेरा ख्याल से अगर आपका सर्वे का हिसाब से अगर उलटफेर हो रहा है तो इसका मतलब बहुत सारे मुसलमान वोटर है जो कि भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दिए है इस बार। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं गलत है सर्वे। तो अगर मुस्लिम कैंडिडेट्स भी, मुस्लिम वोटर्स भी बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रहे हैं, तो कमरुज्जमान साहब का कहना यह है कि ऐसा हो सकता है जो आपका सर्वे दिखा रहा है, वरना इस सर्वे पर वैसा ही यकीन कर लेना मुश्किल लग रहा है। हमारे साथ कुछ रिपोर्टर्स भी आपको जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेरित कुमार दिल्ली से जुड़ गए हैं, हमारे साथ कुछ और रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। हम जानेंगे कि पटना में क्या सोचा जा रहा है, भोपाल में क्या सोचा जा रहा है, वाराणसी क्या कहती है। हितेन बिठलानी गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ेंगे, साहिल सोहेल श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिर आपको लिए चलता हूं अब बाकी के स्टेट्स की तरफ और वहां पर खास सीटों की तरफ, और वहां क्या हो रहा है यह आपको बताता हूं। लेकिन पहले प्रेरित के पास जरा चलें। अब 13 पोल्स, एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। ईटीजी का भी सामने आ गया है, टाइम्स नाउ नवभारत का एग्जिट पोल, बाकी सारे एग्जिट पोल्स भी सामने हैं। और जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो ये कि सरकार बन रही है। और अगर एवरेज निकाल लें आप सारे पोल्स का तो बड़ी आसानी से 350 के पार तो हो ही रहा है। लोगों का रिएक्शन क्या दिखाई दिया अभी तक? अब बिल्कुल देखिए कि तमाम जो सर्वे जो आए हैं एग्जिट पोल को लेकर के, तो उसके आधार पर अगर औसतन भी निकाला जाए तो प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। स्थानीय लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली के आम जनता में उनसे बात करेंगे। सर्वे को लेकर के आप क्या कहेंगे, एग्जिट पोल जो आ रही है जहां प्रचंड बहुमत दिख रही है भाजपा को? एग्जिट पोल बहुत ही सटीक बता रहा है और हम सबको पहले से अनुमान था, जैसा मोदी जी की हर चीज पे गारंटी रहती है वैसी 400 पार पे भी मोदी जी की गारंटी थी। और ये आप सबका, आपका भी सर्वे टाइम्स नाउ का भी सबसे अच्छा दिखा रहा है और हो सकता है हम इससे भी कहीं और आगे हम बढ़त लेके चलेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? एक ऐसा खुशी का माहौल जनमानस में तैयार हो गया जब से हमने कल से रुझान देखने शुरू किए हैं। अब लगता है कि 400 पार नहीं, 400 से कहीं ज्यादा पार होंगे हम लोग। और ये सिर्फ है असत्य पर सत्य की जीत है। सत्य पे सत्य की जीत है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे सर्वे को लेकर? सर्वे को लेकर कहना चाहेंगे, सारे देश को पता है कि आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री के दावेदार जो मोदी जी हैं, उनके जैसा नेता न कभी आया था और न भविष्य में कभी आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे?
गारंटी, और उनके जैसा नेता ना कोई आया है ना कोई आएगा। ये बातें रिवर्बरेट कर रही हैं ग्राउंड से, वही अनुगूंज आपको सुनाई दे रही है जो यहां पर एग्जिट पोल्स आपको दिखा रहे हैं, और यही सर्वेज आपको अगर दिखा रहे हैं। साकेत के पास हम चलेंगे। साकेत, अभी बिहार की सीटों के संदर्भ में हमारी चर्चा बाकी है। एक एक सीट का एग्जिट पोल जानने के लिए कितनी दिलचस्पी से लोग वहां टीवी ऑन करके बैठे हुए हैं, बताएंगे आप जरा जल्दी से। देखिए बिल्कुल दिनेश जी, सबकी नजर थी चुनाव जब खत्म हुआ 7वें फेज का, उसके बाद क्या स्थिति है और जिस तरह से एग्जिट पोल आया है उसके बाद लोग जो है, हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जरा सा आगे आ जाएंगे। जो एग्जिट पोल आया है इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? इसको हम बहुत अच्छा रूप में देखते हैं। देश एकदम तीसरा महाशक्ति बनेगा, देश दुनिया में नाम रोशन। नहीं साकेत, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल यह है, एग्जिट पोल में नंबर पता चल गया है, लेकिन उनकी अपनी सीट के संदर्भ में कितनी दिलचस्पी है, ये अगर आप उनसे पूछें। आगे मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी रुक करेंगे हम मध्य प्रदेश का, खास तौर से मध्य प्रदेश में क्या कहता है बुंदेलखंड, क्या कहता है ग्वालियर और चंबल रीजन। यहां आपको एक एक सीट का रुझान हम बताने जा रहे हैं, लेकिन यहां पर उन सीटों की तरफ देख लीजिए। मध्य प्रदेश नक्शा अगर आप देखेंगे तो खास तौर से सिर की तरफ, और उसकी अगर आप उसकी बाह आप समझ ले बाईं तरफ, तो क्या हो रहा है। सबसे पहले आइए ग्वालियर चंबल रीजन में मुरैना आपको लिए चलता हूं, और यहां क्या होने वाला है। शिवमंगल सिंह तोमर, सत्यनारायण सिंह मुख्य मुकाबला, और शिवमंगल सिंह तोमर, भारतीय जनता पार्टी यहां जीतती हुई नजर आ रही है। भिंड ले चलते हैं आपको, यहां संध्या रे, भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां भी खिल रहा है, और फूल जीत रहा है, लेकिन फूल सिंह हार रहे हैं यहां से कांग्रेस के। और अब आपको ग्वालियर लिए चलता हूं, भरत सिंह कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी यहां भी जीत रही है, और प्रवीण पाठक कांग्रेस के यहां सर्वे में एग्जिट पोल में हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब आइए गुना में क्या होने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से यहां से बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, यादवेंद्र राव सिंह यहां से हारेंगे। सागर, अब थोड़ा बुंदेलखंड की तरफ आपको लिए चल रहा हूं, डॉक्टर लता वानखेड़े यहां से जीत रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के चंदन सिंह भूषण बुंदेला यहां से हार रहे हैं। ये अगर स्थिति है। टीकमगढ़ में क्या होने वाला है, वीरेंद्र कुमार, भारतीय जनता पार्टी, अभी तक आप मध्य प्रदेश की जो सीटें देख रहे हैं, अभी दूसरे का खाता खुलना बाकी है। दमोह में राहुल सिंह लोधी, भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे हैं। तरबर सिंह लोधी, यहां से लोधी वर्सेस लोधी था, लेकिन तरबर सिंह लोधी यहां से हार रहे हैं। खजुराहो में क्या होने वाला है, वीडी शर्मा यहां मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जीत रहे हैं, और आरबी प्रजापति यहां से आईएफबी के हार रहे हैं। सतना मध्य प्रदेश, गणेश सिंह यहां से एक बार फिर जीत रहे हैं। बहुत सारे लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी के आगे देखिए सब फेल होता है। सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा यहां से हार रहे हैं, इनकी बड़ी चर्चा थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि गणेश सिंह, ये सर्वे बता रहा है कि गणेश सिंह जीत रहे हैं। रीवा में जनार्दन मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और नीलम मिश्रा कांग्रेस की यहां से हार दर्ज कर रही हैं। अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमने समझा, वो ये कमरुज्जमान साहब, ये पहले में आपका अंडरलाइन करने वाला ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर ऐसा हो रहा है तो मुसलमान भी जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। यहां क्या देख रहे हैं आप? नहीं, मध्य प्रदेश का कहानी देखिए बहुत अलग है। 2018 में ये चंबल रीजन में 34 असेंबली में लगभग 28 असेंबली कांग्रेस को जीत मिली थी वहां पे, लेकिन 2023 में जाकर वो चेंज हो गया वहां पे। ये क्या कारण से चेंज हुआ, और मध्य प्रदेश का अंदरूनी जो मामला है कांग्रेस पार्टी का, लीडरशिप का एक सवाल आया उसमें, जो है कि आप या तो फिर बड़ा भक्त हो या छोटा भक्त, कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्त तो एक ही होता है। तो अगर कमलनाथ जी वहां पे कुछ मध्य प्रदेश में नहीं कर पाए असेंबली में, तो जाहिर आपको इस सीट का इंतजार है, और वो सस्पेंस बहुत जल्दी मैं खत्म करूंगा। क्या होने वाला है छिंदवाड़ा में वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये तो हर्षवर्धन, वो लोग जो ये कह रहे थे कि नहीं वो गढ़ तो रहेंगे जिन्होंने पहली वाली आंधियों को भी झेला है, यहां क्या दिखाई दे रहा है? देखिए दिनेश जी, मुझे लगता है, और मैं बार बार ये कहता रहा हूं, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय में भी कहा कि गुजरात से बड़ी संघ की प्रयोगशाला है मध्य प्रदेश। हर दूसरे चौथे घर में एक संघी बैठा हुआ है, और जिस तरह की स्थितियां हैं, कांग्रेस पूरी तरह से टूटकर बिखर गई है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि छिंदवाड़ा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पास। हर्षवर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी को संघ की सबसे बड़ी प्रयोगशाला जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब संघ की मदद की जरूरत है क्या? नहीं, मुझे लगता है इससे बड़ा भ्रम कुछ हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये भ्रम है तो ऐसा मतलब, और मुझे लगता है कि ऐसा भ्रम होना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी के ये भ्रम, लेकिन ये भ्रम की स्थिति बनी। सेवक संघ ने इस चुनाव में भी जिस मजबूती के साथ काम किया है, देश भर में अलग अलग
स्तरों पर अलग अलग तरह की बैठकें, अलग अलग तरह का प्रचार अभियान, वो मंच पर नहीं जाते हैं। पहले भी नहीं कह रहे हैं कि मुगालते में नहीं रहना चाहिए, संघ की आवश्यकता है और उसके बगैर नहीं हो सकता। संघम शरणम गच्छामि तो होना ही पड़ेगा। मकरंद काले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मकरंद काले, ये सीटें मैंने ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड की जो डिस्कस की, ये डिस्कस में बेशक कर रहा था, लेकिन चर्चा यहां सीधे छिंदवाड़ा की आ गई। जी जी बिल्कुल, छिंदवाड़ा में कांटे का मुकाबला है और बीजेपी के लिए अगर अहम का सवाल है, ना का सवाल कहूं तो छिंदवाड़ा की सीट है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, एक छिंदवाड़ा की सीट रह गई थी और इस बार छिंदवाड़ा पर काफी ज्यादा फोकस रहा है बीजेपी का। और कमलनाथ अपने गढ़ से बाहर भी नहीं निकले, नकुलनाथ वहां से प्रत्याशी है उनके बेटे, और पूरे समय जो प्रचार हुआ वो केवल कमलनाथ के चेहरे पर ही वहां पर कांग्रेस ने किया है। और कहूं कमलनाथ ने खुद वहां से बाहर नहीं निकले, किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा नहीं गए, फोकस रहे क्योंकि उनको इस बात का डर था। अब जनता से हम एग्जिट पोल को लेकर यहाँ पर बात करने आए हैं और तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए को बहुमत मिल रहा है। क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है एग्जिट पोल्स में एनडीए को बहुमत? बिल्कुल 100% बहुमत मिल रहा है। हमें देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसकी पूरी दुनिया में स्वीकार्यता है, तो एग्जिट पोल की तो बात ही नहीं। क्या लग रहा है एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुमत? पूर्ण बहुमत है। और कल जो आंधी चली है एग्जिट पोल की, उसमें उड़ गए हैं राहुल गांधी। जैसे वो बयान दे रहे थे कि खटाखट, तो उसी खटाखट की स्पीड से वो वापस गए हैं। और जो माहौल में वो मजाक बना रहे थे हमारे नरेंद्र मोदी जी का, कल पूरे देश ने उनका मजाक बनते हुए देखा है एग्जिट पोल के माध्यम से। नहीं तो अभी रिजल्ट का इंतजार करेंगे, या लग रहा है रिजल्ट आउट हो गया है? मकरंद, आपके पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले नतीजों से पहले एक्शन में प्रधानमंत्री है। ब्रेकिंग फायर कीजिए बहुत जल्दी से। नतीजों से पहले ही एक्शन में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तपस्या के बाद लौटे पीएम मोदी और आज 7 अहम बैठकें करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले 100 दिन के एजेंडे पर करने वाले हैं चर्चा। 100 दिन के एजेंडे पर मंथन करेंगे प्रधानमंत्री। पूर्वोत्तर में चक्रवात को लेकर भी समीक्षा होगी। देश में हीट वेव चल रही है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं। एजेंडा 100 डेज के एजेंडा के संदर्भ में चर्चा, हीट वेव को लेकर चर्चा, चक्रवात को लेकर चर्चा। एक बार फिर से काम में, वैसे काम में तो प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे रहे, लेकिन आप देखिए अथक अनवरत उनका काम जारी। अभी सरकार बननी है, अभी रिजल्ट आना है, लेकिन उससे पहले ही तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। और ये है नरेंद्र मोदी जो आज जीत का इंतजार किए बगैर आगे काम में फोकस करते हैं। कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, ये एक बात है जो लोगों को अपील करती है, शायद इसी में वो जवाब छिपा हुआ है कि वो लोग जो पहले समझे जाते थे कि वो बीजेपी विरोधी खेमे में ही हमेशा रहते हैं या रहेंगे, वो अब इधर क्यों आते जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस का वोट शेयर इस इलेक्शन में बढ़ेगा जरूर, ये तो आपका कल समीक्षा में भी उठ कर आया। और दूसरी बात, एक चीज समझ लीजिए, क्यों हम बोल रहे हैं कि ये समीक्षा जो आपने निकाला है ये गलत है, या तो फिर ये मैं नहीं मानता हूं। आपका गलत नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं मानता हूं। एक बात बताओ, 2019 में एक मोदी का लहर था, पुलवामा था, बालाकोट था, उसमें मोदी का एक लहर से बहुत सारा सीटें मोदी की तरफ चले गए। 2024 में कौन सा लहर था? ऑपोजिशन का वोट बढ़ने नहीं, तो लहर का टैग जिसको दे दिया जाएगा कमरुज़्ज़मान साहब, क्या वही लहर रहेगी? क्या आप समझते हैं कि राम मंदिर को आप राइट ऑफ कर रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दीगर काम किए हैं, क्या वो उनके संदर्भ में लोगों के दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल नहीं है? आप ये मान रहे हैं? देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक भ्रष्टाचार का मुद्दा इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा था। हमारा नाकामी है कि हम ये मुद्दा को लोगों तक पहुंचा नहीं सके। अगर कल का समीक्षा आपका सही है, राम मंदिर मुद्दा है कि नहीं है? देखिए, इलेक्शन में एक बात समझ में नहीं आती सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। ये सर बात खो जाएगी, इसलिए मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। आप जिनको मुद्दा बताते हैं, चुनाव दर चुनाव आप उनको मुद्दे बताते रहते हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी आती है, बढ़े हुए मैंडेट के साथ आती है और सरकार बनाती है। इसका मतलब या तो वो मुद्दे असल में प्रभावी नहीं है, या लोगों की प्रायोरिटी में मुद्दे कुछ और हैं। हर्षवर्धन, देखिए, जनता से जुड़ा हुआ अगर मुद्दा नहीं होगा, मुद्दा मैन्युफैक्चर करने की कोशिश होगी तो ये हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे सबको इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदे मिले और आपने भी चंदा लिया, उसके बाद आप आरोप लगाते हैं कि ये सबसे बड़ा स्कैम है। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं बार बार ये कहता रहा पूरे चुनावों के दौरान, साइलेंट वेव है नरेंद्र मोदी की, साइलेंट वेव है राम मंदिर की, साइलेंट वेव है लाभार्थियों की, साइलेंट वेव है डेवलपमेंट की। और दुनिया में जिस तरह से भारत को देखा जा रहा है, भारत के लोगों का जो प्राइड है वो साइलेंट वेव है। अब अगर वो साइलेंट वेव लगातार चली आ रही तो नहीं दिखेगी। तो एक वेव होती है, एक शोर वाली वेव होती है और एक होती है साइलेंट वेव। एक
एक नया टर्म आप सुनिए हर्षवर्धन से, अंडर करंट्स की बात आपने सुनी होगी, अब साइलेंट वेव भी सुन लीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि टाइम्स नाउ ईटीजी के एग्जिट पोल में 4 जून की पिक्चर क्लियर हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन नंबर्स क्या हैं, सर्वे की रेंज क्या है और उसका जो मीन है वो तो हम आपको, जो उसका मध्य का आंकड़ा है वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। एक बार फिर से हम आपके सामने रख देते हैं। ये जरा देख लीजिए क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव 2024। सर्वे जो हमारे इशारा कर रहे हैं, एनडीए 338 से 378 की रेंज उसकी रहने वाली है। ये है एनडीए की रेंज। अब जरा इंडी अलायंस पे आ जाइए, 142 से 162 की रेंज, इसको दोनों को जोड़िए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो आपको एक फिगर मिल जाएगा, एवरेज वाला, मीन वाला। और यहां अदर्स के लिए आ जाइए, 28 से 38 की रेंज इनकी दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की ये तस्वीर है। और इसको दिखाने के बाद, क्योंकि ये तो आपके सामने हम ला चुके हैं, ये रेंज हम आपके सामने पहले ला चुके हैं, मीन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस तरीके से अगर आप मीन निकालेंगे तो एनडीए आ रहा है 358, इंडी अलायंस आ रहा है 152 और अदर्स आ रहे हैं 33 पे। ये है इस बार का फिगर सर्वे के आधार पर।